हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुचनकर, फाउंडर एंड डायरेक्टर आनंद लोक हेल्थ फाउंडेशन। और मेरा बहुत दिनों का, बहुत सालों का एक ड्रीम था जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर नितिन के साथ। मेरा यही था कि पॉडकास्ट बनाना, और ऐसी पॉडकास्ट बनाना जो बहुत ही बेयर हो, रॉ मटेरियल हो, और जिसमें अपने एक्चुअल में सीखने को। मेरे जो एक मेंटर थे, बहुत क्लोज मेंटर डॉक्टर अविनाश साहू जी, वो हमें हमेशा कहते थे कि महात्मा गांधी बोलने से बहुत डर लगता है। वो बोलते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी बोलो, इससे ये व्यक्ति सामान्य है, तो सामान्य अगर व्यक्ति है तो इससे जरूर कुछ सीखने हैं। ये भगवान नहीं है या महात्मा नहीं है। अगर महात्मा बोले तो वो फिर फोटो में हो जाता है, और जो फोटो में रहता है वो हमको इतना बड़ा आदर लगता है कि उसके सामने हम गलती करने के लिए भी गिल्ड करते हैं। पर मुझे लगता है कि बहुत सामान्य, और हम हमारा जर्नी बहुत अंदर के मन से। हमारी साइकोलॉजी में सेल्फ टॉक बोलते हैं कि मैं कैसा पहले प्रॉब्लमेटिक था। और मेरा ये भी एक क्राइटेरिया था कि किसी भी मेरिट स्टूडेंट का ज़्यादा उतनी मजा स्टोरी नहीं रहती है। उल्टा जो रॉ मटेरियल है, जो नीचे से आता है, जो जिसको भाषा पता नहीं रहती है, जिसका कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहता है, फिर भी वो साइकोलॉजिकली सब क्रॉस करता है और डिसीज मुक्त भी होता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के मुलाकात लेना ये मेरी आइडिया थी। सो वो हम लोग सेवांकुर में काफ़ी देखते थे, सेवांकुर निर्माण में, कि एक्चुअल जो व्यक्ति के मन में जो थॉट चलते हैं वही बताना। अदरवाइज अभी के इसमें ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, पर उसके बीच की स्थिति पेशेंट को या व्यक्ति को पता नहीं रहती। सो मेरा यही प्रयास रहेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू और अगले पॉडकास्ट के थ्रू कि बेयर एंड रॉ स्टोरीज है। तो आज हमारे साथ इस स्टोरी के लिए अपने छोटे हीरो है डॉक्टर नितिन। डॉक्टर नितिन अपना परिचय बताएंगे। पहले तो थैंक यू प्रशांत बहुत से मुझे मुझे चुना, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अभी तो मैं मेरा एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड ऐसे है। अभी तो मैं फ़िलहाल ग्रामीण रुग्णालय चुनने करके वहाँ पर एज अ मेडिकल ऑफिसर करके काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के मेलघाट एरिया है ये, जो ट्राइबल एरिया है और बॉर्डर एरिया है। और मेलघाट अब न्यूज़ चैनल और इसमें आपने काफ़ी सुना हुआ है कि माल न्यूट्रिशन कुपोषण के लिए काफ़ी फेमस है, और ये सब चीज़ें। तो अभी फिलहाल मैं RH ग्रामीण रुग्णालय चुरनी, जो तालुका चिखलदरा मेलघाट में है, वहाँ काम कर रहा हूँ। काफ़ी लोग, ये हमारे सभी मित्र में से सबका फेवरेट है डॉक्टर नितिन। डॉक्टर नितिन का एजुकेशन जो यूजी हुआ है नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हुआ है। और नितिन का पूरा जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग पूरे जर्नी के पार्ट्स को कवर करेंगे। ये डॉक्टर GMC को लगे हैं, और इसकी स्टोरी अभी जो आप देख रहे हो कि अभी कोचिंग में ऐसा हो गया है कि 360 ट्यूशन या 12 आवर ट्यूशन लेके जाएंगी, क्या ऐसी स्थिति है इतने साल से। अभी मेरे रिलेटिव है तो 12वीं के लिए पढ़ाई उसकी 8वीं से ट्यूशन चालू हो रही है। 8वीं के क्लास में 11वीं के चैप्टर पढ़ाना शुरू हो गया है। पर नितिन का पूरा उल्टा है। नितिन को तो 10वीं के बाद 11वीं साइंस लेते समय साइंस भी नहीं पता था, और 11वीं तक तो इसको PMT की कोई एग्जाम होती है नीट, ये नीट का नाम भी पता नहीं था। ऐसा नितिन जो कि बाद में GMC को लगा। तो मैं नितिन से पूछूंगा कि नितिन 10वीं के बाद का क्या रहा, 10वीं के बाद 11वीं में साइंस क्यों लिया, या फिर कब आपको नीट से इंट्रोडक्शन हुआ? एक्चुअली 11वीं साइंस के बाद में डॉक्टर प्रियदर्श पर साइंस लेने तक आपको ये भी नहीं पता मुझे था पता कि नहीं साइंस डॉक्टर उससे बनते, ये भी नहीं पता ये था। भी नहीं पता था। पर नागपुर के बच्चों को 8वीं में अभी ट्यूशन लगाई जाती है इंग्लिश साइंस लेना पड़ता है। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्यों लेना है साइंस, और हमेशा जो बच्चों का ये रहता है ना, क्यों करना है, काय को करना है, तो मुझे सच में पता नहीं था। भाई मेरे एक कुछ दोस्त थे कि साइंस अच्छा रहता है लेना है, तो अच्छा रहता है करके थोड़ा सा पावर बढ़ता है रेपुटेशन की हिसाब से। तो फिर मतलब डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, शब्द नहीं, डॉक्टर पता ही नहीं था। हमारे पे जो झोला छाप आते थे, हाँ, तो हाँ। वो हमारे में बीमार पड़े या कोई तो वही देखते थे। उनको देख के डॉक्टर बनने की भी इच्छा तो थी। हाँ, मुझे तो कभी हुआ भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज डॉक्टर और मेलघाट में काम करूँगा। लेकिन 11वीं में आप कौन से स्कूल में थे? अभी तो हम सब स्कूल एक ब्रांडेड स्कूल में थे, तो आप कौन से स्कूल में थे? एक्चुअली आश्रम स्कूल करके एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, जिसमें बच्चा पहली से वहीं पे रहेगा, वहीं पे खाएगा। तो मैं दररोज सुबह, मुझे आज भी आश्रम
आसाम स्कूल जैसे भी एक चीज थी, वहीं पे पढ़ो वहीं पे सो, तो खाने खाने का भी इतना अच्छा नहीं रहता था। लेकिन चीज़ें जो आश्रम स्कूल है, मुझे लोग जिसके पास ऑप्शन नहीं रहते वो आश्रम स्कूल आश्रम स्कूल में जाते हैं, राइट राइट राइट। तो आश्रम स्कूल में रहते रहते ये पीएमटी के नीट के बारे में किसके द्वारा पता चला, कैसे पता चला? एक्चुअली डॉक्टर प्रियदर्शन तुरे थे कि उनकी वजह से मुझे पता चला कि कुछ मेरे दोस्त थे उनको पढ़ा रहे थे, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी मुझे भी पढ़ाओगे, तो फिर उन्होंने हाँ बोला, फिर सिलसिला शुरू हुआ। ये डॉक्टर प्रियदर्शन तुरे ये भी एक सर फिर डॉक्टर बोलो या एक अलग जर्नी करने वाले सर सीधा होने वाले मैं बोल सकूंगा कि जो जिन्हें कुछ सच्चाई जानकर अपना जर्नी करते हैं, वो भी सच्चाई के खोज में रहते हैं। मेरे बैचमेट है वो डॉक्टर, और वो डॉक्टर मेलघाट में 6 साल उन्होंने मेडिकल ऑफिसर करके बहुत ही ड्रामेटिक और हीरोइक जर्नी उनका, उनसे भी कभी बात करेंगे। तो वो मेरे ही एज के हैं, तो वो बच्चों को पीएससी में पेशेंट देखने के साथ बच्चों को प्रेरणा भी देते कि लोकल लोग अगर सीखेंगे, अगर वही का लोकल अगर डॉक्टर बनता है तो वो इसी भूमि को सेवा देने में आ सकता है। इस भावना से उन्होंने, तो नितिन वो क्लास में मिला। तो नितिन आप उसी गांव में थे या आश्रमशाला अलग थी, और प्रियदर्श जी का पीएससी कहाँ कहाँ पे था? एक्चुअली वैसे था कि मेरा गांव कोयलारी करके बीच में काटकुमा था, तो मेरा आश्रम स्कूल था जो डोमा था, तो बीच में था। हाँ तो एक अच्छा था कि बीच में घर जाते जाते दवाखाना लगता था। हाँ। तो आप क्या फिर वहाँ साइकिल से जाते थे? हाँ, तो सर पढ़ाते थे कुछ, क्योंकि मैं जब आया था तब कुछ बच्चों को पढ़ाते थे सर वहाँ पे। तो एक्चुअली कुछ दोस्त थे हमारे सबको, फिर सर बीच में भी लोग पढ़ाते थे, जिनको जैसा समझ में ना। अच्छा, तो आपको फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनने की इच्छा किसने जागरूक की? एक्चुअली ऐसा था कि पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन प्रियदर्शन ने मुझे एक मेलघाट में धड़क में करके कैंप होता है, हाँ। उसमें ऐसे 5-6 दिन के लिए लेके गए। हाँ। और वहाँ पे एक लाखीवाड़ा करके गाँव है जो हाँ। काफ़ी डीप है, जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, लोगों को नेटवर्क नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। ऐसे ऐसे जगह में मैं गया, और वहाँ पे मेलघाट की जो रियल कंडीशन दिखाई थी हेल्थ को रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे हैं जो बीमार है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये सब चीज़ परिस्थिति मुझे देख के ऐसे लगा कि, और उसमें एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि एक लूज मोशन वाला बच्चा था, काफ़ी वो होगा 2 या 3 साल का, और फिर उसको मैंने ORS का ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया है, कुछ डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि वो ठीक हो गया। ये 11वीं में आपने प्रत्यक्ष हाँ, अनुभव हुआ? प्रत्यक्ष देखा। तो फिर ऐसे था कि, और फिर उसके बाद में जो उसकी आजी थी जो परेशान थी, उसके चेहरे पे स्माइल दिखी मैं, और हमेशा ये पढ़ते रहता था कि मेरे घर में इस साल इतने बच्चों की डेथ हो गई है। तो मुझे ऐसे अंदर से लगता है कि अपन को कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसे बुरा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। तो फिर वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनसे बात किया, तो फिर वो बोले कि तुझे सच में ही काम करना, तो एज ए डॉक्टर करके तू मेहनत कर सकता है या फिर कोशिश कर सकता है। तो तब तक तो मैंने फिक्स कर दिया था कि भाई डॉक्टर बनना है, लेकिन पता नहीं था कि डॉक्टर क्या होते हैं। तो डॉक्टर क्यों बनना है ये आपने इस घटना और ऐसी घटनाओं से डिसाइड किया? ऐसे एक घटना पे नहीं बोल सकता, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग इंसिडेंट हुए मेरे साथ हाँ। मोस्टली, लेकिन ये 2 घटना की वजह से शायद मेरा उस रूह में इच्छा बढ़ी। बढ़ी। अदरवाइज कुछ बच्चों में एमबीबीएस इसलिए जाना है ताकि मैं रेडियोलॉजिस्ट बन सकूं, फिर मैं घर का विजन, एक घर खरीदूंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा भी विजन बोर्ड रहता है। पर आपका विजन बोर्ड ये था कि मुझे इस व्यक्ति आज ही में जो खुशी देखी है वो मुझे कुछ ना कुछ तो भी ऐसा टाइप का काम करना है। क्योंकि मैं भी मुझे भी दुख हटाना ऐसे मेरी प्रेरणा थी, इसलिए मैंने आनंद लोक भी नाम रखा। तो मेरे अपने कुछ मैक्सिमम दोस्तों को कुछ अंदर से प्रेरणा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो आपको ये व्हील के साथ आपने 11वीं में चालू किया, 12वीं में चालू की पढ़ाई? आई थिंक आपने पढ़ाई 12वीं से चालू की। हाँ, एटलीस्ट मुझे 12वीं में चालू किया। 12वीं में आप प्रेरक सर के पास जाते थे? हाँ। 11वीं तक इतना कुछ पता नहीं था? कुछ भी नहीं। तो आप 1 साल फिर पूरा ट्यूशन के लिए आना जाना करते थे? जी। सुबह और शाम कैसे शेड्यूल था? एक्चुअली प्रेरक जी का ऐसे जैसे समय लगा वैसे पढ़ाते थे। हाँ तो हाँ। फिर कभी ऐसे होता है कि कभी रात हो जाता था, फिर मैं वहाँ की साइकिल में जाता था।
अच्छा, पर आपके गांव की तरफ रात में तो पूरा गांव बंद हो जाता है, हमारे कुरखेड़े 6:30 बंद हो तो जाते हमारे गांव में आज भी 7 6 या 7 बजे लोग सो जाते हैं। हैं। अच्छा, तो तो कैसे रहा फिर आपका? मैं 7 बजे वहाँ से कभी कभी जाता था, तो हमारे बीच में एक पेड़ था हाँ। जो बरगद का पेड़ है, तो हाँ। हमेशा गांव में से बोलते थे कि भाई इस पे भूत है। अच्छा। तो फिर ऐसे था कि लेकिन गांव वाले उतर रहे थे, तो अपने तरीके भी रखते हैं। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसे बोला था कि भाई तुम्हारा यूरिन टॉयलेट कुछ भी था, हाँ। आंख पे छिड़क लिया तो भूत के फिर आंख पे भूत छिड़क नहीं दिया आएगा। तो हाँ। तो फिर जानबूझ के थोड़ा सा आप तो शुगर दे देते। पैर चप्पल पे कि बाबा भूत आए भी तो भग जाए ऐसा। अच्छा, फिर तो फिर एक साल में भूत आए क्या? नहीं नहीं कभी नहीं है। पर आपकी ट्यूशन हो गई। हाँ ट्यूशन हो गई। फिर तब तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। फिर जब से एक्चुअली हम डिग्री गए, हाँ। तो फिर तब मैं जब पहली बार मैंने सोचा, जब मैंने सोचा कि मुझे नीट और डॉक्टर बनना है, तो अमरावती जैसी जगह में मैं पहली बार गया, और फिर वहाँ पे कोचिंग क्लासेस के बारे में देखा, तो वो 1 लाख 1.5 लाख के सिवाय बात नहीं कर रहे थे, रूम भाड़ा ये सब चीज़, तो लगभग 1 साल का बजट 1-2 लाख रुपए ये सब चीज़ है। तो मेरा घर से भी इतना पैसा नहीं आ पाता था। तो फिर लेकिन एक मन में तो ये फिक्स हो गया था कि जो इस्माइल के लिए मुझे वो डॉक्टर बनना है। और दूसरा ये था कि बहुत सारे लोगों को मैंने मेरे रिलेटिव में एक मेरे काकी थी, उनके बच्चों का भी डेथ हुआ था। तो मुझे वो काफ़ी पहले हुआ था, दूसरी या तीसरी में, तो तब कुछ नहीं लगा था, लेकिन ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे आती थी कि बेलघाट में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपन को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ करे। तो फिर ताकि कुछ भी करे लेकिन छोड़ना नहीं, एक बार तो भी करके देखना चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उनका बैकग्राउंड अच्छा था, उनके घर में पैसा था, उन्होंने कोचिंग क्लासेस लगा दी, 1-1.5 लाख रुपए वो सब चीज़ डाल के, रूम भाड़ा। लेकिन मुझे वो हमेशा एक दुख रहता था कि मैं कार से लगा पाता ये सब चीज़। लेकिन फिर बीच में कुछ बायोग्राफीज भी देखे थे, मैंने अम्बेडकर सुना था कि 18 घंटा पड़ता है, स्वामी विवेकानंद अलग अलग, गाड़गे बाबा बहुत मुझे खतरनाक आदमी है। मुझे समाज सेवा और ये सब चीज़ का ऐसे काफ़ी सारे उस वक्त थोड़े बायोग्राफी मुझे हाथ में, तो फिर मुझे प्रश्न पड़ा कि भाई ये भी तो लोग इंसान ही थे और इन्होंने भी सेम ही जर्नी की है, तो शायद अपन एक बार तो भी ट्राई करके देख सकते हैं। और एक बात अच्छी हुई कि मेरा जो दोस्त था उसका नंबर लग गया गवर्नमेंट हॉस्टल में। और फिर वो बोले कि नितिन, पता नहीं उसको क्या लगा मेरी मेहनत देखा हुआ है या फिर कुछ पता नहीं, तो बोले कि तू आ जा, मैं तुझे एडजस्ट करता हूँ हॉस्टल में। और फिर ऐसे था कि हॉस्टल में अनलीगली रहना है, पर आपका नाम तो नहीं नाम नहीं था मेरा। जैसे मैं रात सुबह जल्दी उठता था 7-8 बजे और लाइब्रेरी खोल देता था, और लाइब्रेरी भी इसी लगाई थी कि 150 रुपये देना है उधर। और फिर बीच में ऐसे था कि चीज़ें तुमको साल भर उस थॉट के साथ रहना है कि कोई तो भी मेरे पिताजी को एक गांव का एक आदमी ने बोला था कि मेरा लड़का एक्चुअली नवोदय का था, वो उसको कोटे जैसी जगह में डाला मैंने नीट कोचिंग क्लास, फिर भी उसका नंबर नहीं लगा। और तुम्हारा बच्चा क्या ही कर लेगा विदाउट कोचिंग क्लास, 150 रुपये के लाइब्रेरी में जाता है और पता नहीं वो अलग ही अपने धुन में रहता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि, और हिस्ट्री भी नहीं है कि मैं आश्रम स्कूल ऐसे था कि बीए बीएससी के बच्चे फेल हो जाते, पहला सेमेस्टर में सेमेस्टर रहता है, इतना तो बुक रहेगा, पढ़ेंगे नहीं फेल हो जाएंगे। तो मुझे खुद को आपके आश्रम स्कूल के सभी दोस्तों का ऐसा ही था, ये मैक्सिमम ऐसे था कि कुछ लोग तो छोड़ के शादी कर लेते थे। तो वो अंदर से बहुत डर था कि सच में मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा ऐसे था कि जब मुझे इस कंडीशन में तो खुद को स्टेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो इस्माइल जो दुख मुझे हमेशा ये इमोशनल ने वापस उठाया है कि अरे पढ़ना क्यों है, सेंसिटिविटी कि अपने को लगता है, कुछ दिल से लगता है कुछ ना कुछ कि मुझे ऐसा कुछ तो भी करके जाना है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है, वो बात अपने को बहुत प्रेरणा देती है। तो फिर ऐसे जिसको मैं ये भी बोलता हूँ कि भावुक लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ दूसरों को करने के लिए और वो प्रेरणा भी बना सकते कि मुझे इसके लिए ये सब तोड़ना है, रिकॉर्ड करना है, कुछ ना कुछ करना है। दूसरे से तक शुरुआत में मैं बैठ ही नहीं पाता था लाइब्रेरी में, क्योंकि कभी समय नहीं और कभी पढ़ा भी नहीं था अच्छे से। तो फिर ऐसे था कि मैं शुरुआत में से टास्क बनाती थी, कुछ भी लाइब्रेरी के बाहर निकलने की, पहली नजर में बाथरूम ले जाना रहती थी।
तो फिर ऐसे शुरुआत में ऐसे था कि मैं काफ़ी परेशान रहता था, पढ़ नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग पे डाइवर्ट हो जाता है कि तुम बैठ के कितना टाइम पास करोगे। मेरा फ़ोन अच्छा नहीं था कि यूट्यूब में या इंस्टाग्राम देखते रहो ये सब चीज़। फ़ोन भी अच्छा नहीं था, कीपैड वाला शायद था मेरे पास, तो खुद से करते रहना। फिर मैंने उसको चीज़ें को इंटरेस्टिंग बनाते गया चीज़ें। कितने महीने लगे तेरे को यानी पहले बोरिंग लगता था, कितने महीने के बाद थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होने ये लगी? लगभग 1 महीना मेरे साथ गेम चला। हाँ। बहुत बार ऐसा लगता था कि छोड़ दूँ, हाँ, हाँ। वो बीएससी के साथ 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 कर लूँगा, हाँ। या फिर ऐसा लगता था कि ये फील्ड अपने लिए नहीं बनी है क्योंकि पैसा इतना नहीं है। और मैं एमबीबीएस को मैं सोच ही नहीं पाता था कि जब मुझे समझ में आया कि मैं जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं लोग लाखों रुपए दे के भी नहीं अचीव कर पाते। और वो मेलघाट और जैसे ही आश्रम स्कूल से मैं आया हूँ, वहाँ से कोई डॉक्टर ही नहीं बना अभी तक। पता भी नहीं रहता कि डॉक्टर भी बनना पता है। भी नहीं है। एक्चुअली जो आश्रम स्कूल में 97 तक उतरे वहाँ तो कोई भी आज तक बड़ा अधिकारी भी नहीं बना। अच्छा। और वहाँ से आके तुम इतना इतना बड़ा सोच रहे हो तो काफ़ी ये लगता है। हाँ, हाँ। शुरुआत में से 3 महीने तो मेरे साथ वो इस शुरुआत में 1 डेढ़ महीने स्ट्रगल ही चलते रहा कि सच में पढ़ना है नहीं पढ़ना है 1 महीना। तो उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के फिर ऐसी कंडीशन आ गई थी कि बैठ पाता हूँ लेकिन पढ़े नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। मेरा टोनिंग अच्छा नहीं था, मुझे हर चीज़ का हर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं था। फिर क्या था कि फिर मुझे चीज़ें तोड़ तोड़ के पढ़नी पड़ी। फिर ऐसे था कि करना है क्यों करना है, ABCD की शुरुआत करेंगे करना है। फिर शुरुआत में शब्द दरोज पाठ करता था, बायोलॉजी के दरोज डायग्राम निकालता था। फिर ये सोचता था कि जैसे खुद से रिलेटेड करते हैं, मुझे डॉक्टर में तो बॉडी समझना है, आँख से क्यों देख पा रहा हूँ मैं, दरोज पेशाब क्यों कर रहा हूँ मैं, टॉयलेट लीक हो जा रहा, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर ढूंढने लगा मैं। तो उससे ऐसे हो गया मुझे प्रश्न के उत्तर मिलने लग गए, मजा आने लग गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो फिर उसे पढ़ाई में आदत लग गई और नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू किया। राइट। तो मुझे नितिन जब जीएम से भी फर्स्ट टाइम लगा था, तब भी मैंने देखा कि लैंग्वेज उसकी तब तक भी पूरी नहीं हो पाई थी। उसको इंग्लिश का भी नॉलेज तो इंग्लिश का भी नहीं था, इवन मैं बोलूँ मराठी भी उसको लैंग्वेज आती भी नहीं थी। और लिखने में भी अभी तो वो आर्टिकल राइटर है, वो तो स्टोरी लिखने का भी उसका सपना है आगे जाके ऐसी स्टोरी, तो उसको वो लिखने का भी नहीं आता। तो आप समझ लीजिए अभी के पीएमटी के बच्चे, नीट के बच्चे 8वीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उतना लोड ले रहे, पर नितिन के सामने एक ध्येय था, पर्पस था। और तब पर 12वीं तक भी उसको, 12वीं होने के बाद भी उसको लैंग्वेज की वो शब्द याद करने पड़ते थे। यानी कुछ बच्चे, मैं इसको वही तभी भी एक स्टोरी बताता कि बेटा तेरे साथ जीएमसी के जो आए ना वो जमीन से यहाँ तक बच्चे हैं, और अपनी शुरुआत जो है बेटा जमीन से नीचे से हो रही है, यानी पहले एक लेवल पे आना पड़ेगा तब जाके उनके लेवल में। तो नितिन ऐसा एकदम नीचे से आया है। मुझे लगता है ऐसी स्टोरी में मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट है, प्रिविलेज स्टोरी में कोई मजा नहीं है वो। तो नितिन वैसा प्रिविलेज में से नहीं आया है। तो तूने 12वीं में ये सब लाइब्रेरी निकाल के फिर आपने नीट तक पहुंच गया। ओके। तो मैं और जानना चाहूँगा कि आपका बचपन से कैसा जर्नी है? अभी आपने पीएमटी तक तो, नीट तो आपने इतना प्रयास करके एक बार का मिला लिया, इसमें भी कुछ स्ट्रगलिंग था, और आपका बचपन का भी कैसा, एकदम बचपन से शुरुआत से जर्नी, आश्रम स्कूल का जर्नी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक्चुअली मेरा जो गांव है कोयलरी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और दूसरा ऐसे था कि एकदम बेड़घाट के कोर एरिया में आता है ना, बहुत इंटीरियर से है। हाँ, ये अभी लाइट और ये सब चीज़ आ गया, Okay, नेटवर्क हाँ। और ये सब चीज़ें। आई थिंक मैं जब फोन लगा था तब नेटवर्क भी नहीं था आपके अभी यहाँ। आज भी मेरे गांव घर में नेटवर्क नहीं है। Right. मुझे कहीं पे कोई पहाड़ पे ऊंचे जगह पे ऊंचे जाके घर पे चढ़ना पड़ता है, हाँ। कॉल लगाना पड़ता है। तो बचपन तो ऐसे खेलने में गया काफ़ी। काफ़ी मेरे को अच्छा भी लगता है कि नदी, कभी मच्छी पकड़ने चले जाओ, कभी घूमने के लिए चले जाओ। तो ऐसे अच्छा खासा चल रहा था। पहली से चौथी तक के गांव में पढ़ा। और साथ में ऐसा था कि मैं बचपन से तोतला हूँ। अच्छा, ये भी था क्या? आप एक अच्छा कैरेक्टर था। ओके, बताइए। तो ऐसा था कि उसका एक किस्सा भी है गांव में कि मैं जब भी जाता था तो एक हमारे बूढ़े काका थे, तो वो बोलते थे कि तुम्हारे घर में क्या सब्जी बनाई है। तो मैंने एक चीज़ रट लिया था कि सांपे की सब्जी है।
तो क्यों ऐसा भी याद कर लिया था? क्योंकि मैं मुझे हर एक शब्द बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। अच्छा, ये सापे की सब्जी बोलने के लिए प्रैक्टिस हो गई थी। प्रैक्टिस हो गई थी, तो वो अच्छे से आता था। सब्जी कोई भी हो, एक ही बोला। एक ही बोलूँगा, क्योंकि ओके, उससे मेरा ये मजाक नहीं बनता था। ओके। अब अभी ये शायद जाके अगर ईएनटी में स्पेशलिस्ट है तोतला का भी इलाज कर देंगे, पर ये खुद ही उसमें से गए। जनरली हम ऐसे सोचते हैं कि अगर बचपन में हम तोतला हो गए या ऐसा हो गया तो ओवरऑल सेल्फ स्टीम में असर हो जाता है, और वो परमानेंटली डैमेज की तरफ जाती है सेल्फ स्टीम। जब अपने को एक्सप्रेशन नहीं आता है, बातें बताने नहीं आती, तो सामने वाले बार बार जब हंसते हैं तो हमको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, और परमानेंटली लो स्टीम बोलो, आत्मविश्वास की कमी है, परमानेंटली कन्वर्ट हो जाता है। पर नितिन के हर चीज़ों में, नितिन का मैंने जो जर्नी देखा है कि कोई भी चीज़ नितिन के लिए अगर नहीं है तो वो स्ट्रगल कर करके उसको मिलाता है। तो आप तोतलेपन से भी क्या प्रैक्टिस से, शब्दों के प्रैक्टिस से निकले? जी जी। तो फिर शुरुआत में से कि मैं 2-3 बार, 3-4 बार, 5 बार ऐसे शब्दों को याद कर शब्दों लेते को हैं। याद करता, फिर उसके बाद में बोलता था। क्या बात तो फिर अभी वो किस्सा बताया मैंने आपको, सापे की सब्जी वाला। है। हाँ, सब ये सब टमाटर वाला नहीं लो। तो ऐसे था कि अभी भी मेरी कंडीशन ऐसी कि मेरे गांव में जो बूढ़े लोग हैं, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मैं सापे की सब्जी करके बुलाता। क्या बात लेकिन है। अच्छा लगता है, प्यार है उनका। बहुत बढ़िया। उससे भी ये गया था कि सापे की सब्जी वाला भी डॉक्टर बन सकता बन है। सकता है। कितना भी दोस्त रहा। बढ़िया। फिर आपका एडमिशन आश्रम स्कूल में हुआ? जी जी। एक्चुअली क्या है, मम्मी पापा का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ओके। दोनों अलग चले गए थे, तो हाँ। फिर जो बचपन में माँ वाला प्यार हाँ। जो रहता है वो नहीं मिला मुझे अच्छे से। लेकिन अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है कभी कभी। तुम्हारे जो बैकग्राउंड में है ना, तो काफ़ी ऐसे गड्ढे पड़े हैं हाँ। इमोशन को लेके। एक्चुअली अलग अलग चीज़ें हैं कि घर में कभी अच्छे से रह नहीं पाया। आश्रम स्कूल में ऐसे थे कि तुम शुरुआत में एडमिशन के लिए जाते हो और घर पे छुट्टी में 2 या 3 महीने के लिए रहते हो। तो आश्रम स्कूल में तुम्हारा ध्यान तुम ही रखते हो, एक्चुअल पेरेंट कोई रहते कोई नहीं रहता। मैं 5वीं से खुद के कपड़े खुद धोता था। जितना भी जो खुद खुद के लिए करना है वो खुद ही करता था, खुद ही पढ़ता था, खुद ही लिखता था। कोई ट्यूशन छोड़ने वाला नहीं, कोई लाने वाला नहीं है, कोई आपको पढ़ाई के लिए बोलने वाला भी कोई नहीं। भी नहीं। और आपको अगर याद आ गई किसी की या रोना आ गया तो वो रोने बताने के लिए का- भी नहीं है। नहीं, अकेले छोड़ना, वो अकेले खुद को समझा देना। समझाने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जो इस तरह से पेशेंट देखता हूँ अभी, और मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं भी जब नीट और पीएमटी के समय में था तो हमने देखा कि हमारे साथ नवोदय वाले जो बच्चे थे वो हमेशा इमोशनली क्वेश्चन उसका हाई रहता था। जो भी हॉस्टल में बच्चे अगर रहे बचपन से ही, तो इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलो, यानी अपनी इमोशंस को कैसे हैंडल करना, खुद ही खुद का चार्ज लेना, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, खुद का एक गोल बनाना। नहीं तो मैंने दूसरी तरफ ये भी देखी है कि ऐसे मम्मी देखी है कि उसको पेन भी चाहिए तो भी गाड़ी निकाल के लेके जाते हैं, उसको स्कूल में भी जाना है तो खुद ही छोड़ने जाने, इतने ओवर केयरिंग मम्मी भी देखे हैं मैंने। पर ऐसे मम्मी अगर रहे तो फिर बच्चों में खुद होके उठने, यानी अगर रोने बैठ गए तो जब तक मुझे कोई उठाने आएगा नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। पर यही आदत आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। यही आदत आप 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं के बाद 12वीं के बाद जब अपन कॉलेज में जाते हैं आप, तो आप फिर ऐसे कुछ तो भी गुस्सा लेके बैठते हो और फिर आपको उठाने वाला कोई रहता नहीं। उस समय में आपने खुद होके चलने की कैपेसिटी आपकी डेवलप होती नहीं है। नितिन का जो जर्नी है तो मैंने नवोदय वाले बच्चे में भी देखा है, मेरे साथ हम सब रिपीट मार रहे थे नीट एग्जाम के लिए, पीएमटी एग्जाम के लिए। तो जो नवोदय के बच्चे हैं वो तो क्या कैसे भी सब्जी हो खुद भी खा के वो अपना पढ़ाई में फुल कॉन्सेंट्रेट। तो हमारी कुछ बच्चे जो इमोशनल सेंसिटिव बच्चे, जिनको माँ ने हर समय में आलू की सब्जी या मिठाई बना के दिया है, ऐसे माँ के बच्चों के लिए वहाँ पे आलू की सब्जी बनाने वाला कोई नहीं रहता था। तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाते थे, और उसका पीएमटी क्रैक करने में, कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने में, या कोई भी एकेडमिक पढ़ाई या कोई भी जॉब मिलाने में डेफिनेटली वो बच्चे को प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि वो इमोशनली सेल्फ रिजायलेंट नहीं होता है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहता है। तो नितिन वही बता रहा है कि खुद के कपड़े मैं खुद ही धोता था, तो मुझे पढ़ाई में बताने वाला कोई नहीं था। तो इसका और अभी का काफी रिलेशन है, क्योंकि मैंने नितिन को कभी भी ज्यादा इमोशनली ड्रेन देखा नहीं। खुद के खुद उठ जाना, उसमें खुद के खुद ही कर लेना, ये क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है, इसलिए मैंने फर्स्ट यही बच्चा चुना। क्योंकि मैं जिन जिन बच्चों का एज पेशेंट करके देखता हूँ, इसके लिए मुझे ये लगता है खुद एक एंटी डिप्रेसेंट है नितिन, एक और ये सेरोटोनिन डोपामाइन का अच्छा सोर्स है नितिन की जो जर्नी है।
तो आप 5वीं में कैसी आदत हो गई आपको कि बस अभी मुझे खुद का खुद ही करना है, और कैसे रहा पूरा 12वीं तक का आपका हॉस्टल जीवन? शुरुआत में तो ऐसे था कि हॉस्टल मुझे बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं। तुमको बारिश वो तो, में हाँ। कभी नीचे सोना है, हाँ। कभी कभी कच्चा भी खाना खाना पड़ता है, तो ये सब पहले चीज़ें- के तो बहुत कंप्लेंट है हॉस्टल, क्योंकि मैं भी मोरली के एरिया में रहा, तो उतना मैंने खाना भी अच्छा आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। शहर में जो हॉस्टल होते हैं वो थोड़े से अच्छे होते हैं, और उधर देखने वाला कोई नहीं होता है ना, तो वो हॉस्टल की कंडीशन कोई अच्छी नहीं होती है। दो तीन चीज़ें मेरे को और अच्छे से याद रहती है कि इसलिए मुझे एक किस्सा था कि 5वीं या 6वीं कुछ तो भी था, तो मेरे को ऐसे लगा कुछ ना कुछ जैसे कुछ बच्चे थे कि वहीं पे गुटखा और ये सब चीज़ खाते थे, तो फिर मैंने उस पर एक कविता लिखी कि तंबाकू खाऊँ ना करे, गिनती खराब करूँ ना करे। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी अच्छा लिखा है और ऐसा है, और फिर मैंने वो टीचर को बताया, फिर टीचर ने बोला कि तुम प्रेजेंट करो अपने स्कूल में जो प्रार्थना होता है वहाँ। और इससे पहले मैंने कभी उतनी डेयरिंग नहीं की थी, तो मेरा पहला डेयरिंग, और फिर ऐसा था कि मैंने मस्त प्रेजेंट किया, तब टीचर बोले थे अच्छा है अच्छा है, और उसके रात को इतनी मार पड़ी मेरे को सबने पीटा। सबने पीटा, तो वो बोले कि तू हमारी बदनामी कर रहा है, तू गलत लिख रहा है। लेकिन वो मैंने पहली बार डेयरिंग किया था कि मैं आगे जाके कुछ तो भी मैंने अच्छा किया और मुझे प्रेजेंट करना है। तो उसके बाद में मुझे मुझे ऐसा था कि बहुत लोग मुझे इग्नोर करते थे कि तू ये ऐसे क्यों लिखा, उनके बारे में क्यों लिखा, अपने बच्चों के बारे में क्यों लिखा, ये सब चीज़ था। लेकिन फिर ऐसे था कि टीचर के सामने मैं थोड़ा ठीक ठाक अच्छा लिखने अच्छा लड़का था। फिर मैं थोड़ा प्रार्थना और ये सब चीज़ करने लग गया। अच्छा 6वीं 7वीं में विज्ञान प्रदर्शनी और ये सब चीज़ जब थोड़ा आपको रात में मार पड़ी, तो सब में बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि इतने डर जाते हैं कि दोबारा फिर पकड़ेंगे ही नहीं। तो ये कैसे क्या फिर भी टीचर के सामने और आना, ये कैसे क्या सोच ले एकदम मार पड़ने क्या पता, रोना आ जाता है, घर पे फोन कर लेते हैं हम। आपको घर पे फोन करने का कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं था कि हमारे नेटवर्क ही नहीं है। हाँ। फिर ऐसे था कि 2 दिन मस्त रोया, और फिर तीसरे दिन ऐसे था कि ये हर एक का क्लास का अलग अलग ये रहता है। फिर ऐसे था कि सब लोग भाग जाते थे, मुझे आगे खड़ा करते थे, तो मैं फिर सीनियर को तेरा नाम बताऊंगा ऐसा ऐसा। फिर मुझे करना पड़ता था, तो वो एक अच्छा हुआ कि अच्छा, उसका फायदा होगा। फायदा होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा प्रार्थना में और उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करते थे। और आपका उस समय का एकेडमिक स्कोर टॉप में थे आप या किस कैसे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट में थे। एवरेज स्टूडेंट। तो 8वीं तक भी और 10वीं तक 10वीं में भी वही 10वीं में भी वही वो आश्रम छड़ा में था। आश्रम स्कूल में। हमारे यहाँ तो 10वीं का भी एक फेस्टिवल होता है, 10वीं और 12वीं बड़ा फेस्टिवल रहता है। नहीं थोड़ा सीरियस रहता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो हॉस्टल में उतना सीरियसली भी होता नहीं होगा। नहीं नहीं 10वीं का भी। 10वीं का जो रूटीन है तो 10वीं आपका एवरेज मार्क में गया। एवरेज मार्क में गया। तो और 11वीं के बाद ये जो अभी अपन ने बात की कि फिर डॉक्टर प्रियदर्श मिले, फिर आपको इंट्रोड्यूस हुआ, फिर आप अमरावती में रहे, और अमरावती में काफ़ी ट्राई करने के बाद अपने जीएमसी में आए। तो अभी आप जीएमसी में आ गए अभी अपन, राइट? बराबर। राइट। और जीएमसी में आने के बाद अपनी मुलाकात हो गई थी ये समझ में। आपको किसके प्रियदर्श से पता प्रियदर्श चला? से। राइट राइट राइट। तो उसका एक्चुअली एडमिशन का भी एक किस्सा है। हाँ। तो जब मैं ऐसे था और मुझे साइकिल से जा रहा था, हाँ। तो फिर ऐसे था कि रिजल्ट लग गया है देख करके। फिर पहले तो ऐसा था कि मैं डरा, मेरे पास फ़ोन नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त को कॉल किया, वो बोले इधर आ बोले। फिर हम दोनों जाके साइबर कैफे में गए। साइबर कैफे में 10 रुपये दिया, और ऐसे था कि कपड़े इतने अच्छे थे नहीं। और फिर ऐसे था कि वो साइबर वाले ने ऐसे किया और डाला, और उसमें ऐसा था कि नितिन दर्वे जीएमसी ना आपको, वो मेरे को देखता है उधर देखता है, बोले तेरा बोले वो पर्ची दे बोले, नंबर बरोबर है क्या बोले। फिर मैंने हाँ, तो सच में बोले डॉक्टर बोले। तो फिर मैं तो पूरा ये था कि सच में नंबर लग गया, ये सब चीजें। वो इतना खुश हुआ कि उसने खुद ने वो बुलाया, अरे बाप रे बोले, गले लगाया मस्त। तो आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। हाँ। वो हॉस्टल का जर्नी से लेके 11वीं तक साइंस भी नहीं पता था, पीएमटी नीट भी नहीं पता थी, और अभी जीएमसी में आ गया। तो जीएमसी में एंट्री मारने के बाद आपका क्या अनुभव? क्योंकि जीएमसी में थे नागपुर में आजू बाजू के सभी जिलों के सब टॉप लोग आते हैं। बराबर।
तो उसका भी ऐसे हो कि मेरा रिजल्ट लगा वही सब चीज़, और उसमें एडमिशन प्रोसेस रहता है। तो फिर ऐसा था कि कभी मैं एक्चुअल ट्रेन में बैठा नहीं, तो मुझे पता नहीं था क्या है। और अमरावती से नागपुर इंटरसिटी चलती सुबह 4 बजे। हाँ 4 बजे तो फिर मेरा दोस्त एकदम खुश हुआ, वो पेड़ी गया, उसने पेड़ी लाया, पेड़ी गिरा बांटा, फिर बोले क्या अभी नितिन तेरे को एडमिशन करने जाना है। फिर मैं घर गया, थोड़ा डॉक्यूमेंट तो सब चीज़ लिया। फिर दूसरे दिन रात को वहाँ पर है, क्योंकि सुबह मुझे निकलना। तो फिर ट्रेन में पहली बार बैठा मैं। अच्छा तो वो बोगी ये किधर रहता है, जनरल किधर रहता है, क्या रहता है। तो फिर उसने मुझे समझाया इधर बैठ, ऐसा रहता है वैसे रहता है। और फिर उसने मुझे बिठा दिया और बोले ऐसे ही रहता है। फिर वहाँ से मैं अकेला पहली बार अजनी में उतरा। अच्छा और फिर ऐसे थे कि पूरे बाल भूरे और ये सब चीज़ ऐसे था। फिर तब शायद अपनी मुलाकात नहीं हुई थी। फिर मैं अपना बैग लेके ऐसे थोड़ा पानी गिर मारा, तो एक गिर मारा लगाया, और फिर ऐसे जीएमसी में गया एडमिशन के लिए। तो ऐसे सब लाइन में लग के कर रहे थे। और दूसरा ये था कि मेरा ऐसे था कि सब लोग उस मम्मी पापा के साथ आए, फोर व्हीलर में आया, मैं झोला ढंग के गया। तो पहले तो उसको गार्ड को कंफ्यूजन हुआ कि ये कौन है, इधर आ, काय के लिए आया, एडमिशन के लिए आया, ये सब चीजें। और फिर उसके बाद मेरे से कि वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने मुझे बुलाया ऐसे हाँ ठीक है। वो जैसे मैंने घर बोला, तो उन्होंने मुझे पहले जो 8 थे कि जैसे महाराष्ट्र के जो टॉपर है उसके बैच में मुझे डाला। और फिर उन्होंने एक को बोला कि इसका सब एडमिशन प्रोसीजर ये सब कुछ करवा दें। क्या बात है। तो सब लोग मुझे ही देख रहे थे, मुझे क्यों देख रहे थे। बाद में पता चला कि मेरे जो बाल है पूरे भूरे हैं, बड़े हैं। और सब लोग खुश सभी एकदम sophisticated होकर के आते हैं। अच्छे कपड़े ये सब चीज पे किए आते हैं। पिताजी छोड़ने आते हैं, मम्मी पापा दोनों छोड़ने आते हैं। तो आपने फिर यहाँ पे भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपने रहने की और खाने की व्यवस्था के कैसे किया, क्योंकि इतना तो आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है। फिर शुरुआत में ऐसा था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल भी रहता है, फीस कम होती है, लेकिन उतना भी नहीं दे पाता था मैं। फिर गवर्नमेंट में ट्राइबल हॉस्टल करके तो उधर एडमिशन ली, और फिर वहाँ पर रहना शुरू किया। वहाँ पे भी नितिन ने, मैंने मेरे साथ ही नितिन के साथ रैगिंग वाला राडा हो गया तो नितिन ने उसको भी कुछ डील किया था क्या कुछ? मैं वो मेडिकल पार्ट का कल्चर ही है, तो हर जगह कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन चीज़ें सीखने को भी मिलती है, या फिर कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है। और काफ़ी सपोर्टिव भी रहा है कुछ सीनियर ने, कि मुझे बताया कि ये पढ़ वो पढ़। बाकी मेरे कुछ बैचमेट्स थे कि मैं दूसरा तो मैं ऐसे देख में काफ़ी शाय था एकदम। मुझे तो डायरेक्टली मैं कभी लड़की से भी ऐसे बात नहीं कर पाता था, इतना ये था। तो वो हर बार मैं जब लेक्चर के लिए जाता था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सब इंग्लिश में और सब प्रेजेंटेशन रहेगा। और मुझे ऐसे हमेशा एक डर लगता था कि मैं कुछ तो बोलूँ और गलत रहा तो फिर मेरा मजाक बन पाएगा। तो फिर मैं कुछ भी पढ़ना रहा तो पहले दो तीन दिन बाद पढ़ता था, और फिर वापस बोलता था। क्या बात है, वो जो तोतला वाली प्रैक्टिस है सेम अभी भी करते हो? अभी भी। और फिर दूसरा एक बात मुझे पता चल गई थी कि तुम लाइब्रेरी में बैठते हो तो तुम पास हो जाओ। अच्छा। पर ये मैंने नितिन में एक अलग ही देखा कि फर्स्ट ईयर में उसके साथ रैगिंग की तकलीफ हो गई थी, तो उसने उन सीनियर को एक बार बोल दिया कि ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा नितिन ने टेरर भी क्रिएट किया, और फिर बाद में उस सीनियर को जीता भी नितिन ने। काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। और फिर मैंने ये देखा कि नितिन को भी वही किस्सा पता कि नितिन के साथ एडमिशन जो हुए सब टॉपर बच्चे, और नितिन को लैंग्वेज भी पता नहीं, इंग्लिश भी नहीं पता थी, मराठी भी नहीं पता थी। तो मैं नितिन को वही बोलता था कि नितिन अपने को और नीचे से ऊपर आना है। तो नितिन उस समय में मुझे याद है कि नितिन का यही किस्सा अभी भी बोलता हूँ मैं। नितिन आंखों को पूरा सूजन लाने तक पढ़ाई करता था। फिर एक बार लाइब्रेरी में गया वो कि पूरे आंख उसके सूज जाते, तो उस समय में वो उतने देर बैठता था, और उतने देर बैठता था। यानी इसका ऐसा था कि नॉर्मल बच्चा अगर 2-3 घंटे में पढ़ रहा है तो नितिन शायद उसको दुगना टाइम दे के करता था, कि नहीं आ रहा तो आप दुगना टाइम दे देते शायद। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे एखादा जीएमसी वाला है तो ऑलरेडी कोचिंग क्लास में रहते हैं, कंसेप्ट के लिए। राइट। मेरा ऐसे था कि मुझे एक चीज समझने के लिए 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो और ऊपर से मैं तोतला, तो जब मुझे वाइवा में ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है। कुछ से प्रोफेसर काफ़ी अच्छे थे, कुछ मुझे थोड़े से ये भी थी, ये थोड़ी दिखा देते। तो वो एक हमेशा डर रहता था कि, और मुझे तो ये डर लगता था कि मैं फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस नहीं हो पाएगा,
क्योंकि बचपन से देखते आया था मैं कि बीएससी में फेल होते जा रहे हैं मेलघाट के जो भी मेरे कलीग्स थे वो सब थे, और ऐसे है कि जीएमसी में टिक पाना तो भी जीएमसी वो भी मेडिकल कॉलेज का GMC यहाँ का टॉप का कॉलेज और है। उसमें भी ऐसा था कि सब मेरे महाराष्ट्र के टॉपर है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनको एक बार पढ़ लिया इंग्लिश समझ में आता था। मुझे ऐसा रहता था कि उसको गूगल करना पड़ता था या फिर डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था, एक सब्जेक्ट को वो सब लिखना पड़ता था। फिर उसके बाद में हर एक चीज़ के कैसे पास हो पाऊँगा उसके लिए सीनियर से बात करना है। फिर ऐसे थे कि खुद को अंदर से बताने कि तू कर सकता है। मैं काफ़ी डरा हुआ था। एक तो दूसरा था कि इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं अच्छे कपड़े Confident feel कर हाँ सकूं। कपड़े पहन सकूँ, इतनी अच्छी भाषा नहीं थी कि मैं अच्छे से बात करूँ, और इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं थी कि मैं कुछ जाके आगे बोल सकूँ। हमेशा मेरा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स लगता था मुझे कि हाँ आगे अटक गया, और प्रॉब्लम से ये वापस घर भी नहीं जा सकता कि गाँव वाले ने पूरा चढ़ा के रखा है। कोई है क्या कोई 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 का फर्स्ट डॉक्टर बन गया था। तो काफ़ी मुझे कॉन्फ्लिक्ट में था मैं। तो एक अच्छा हुआ कि आप सब लोग मिले, तो मैं दररोज एक एक टास्क करते गया। फिर मैंने ऐसे लिखा कि ठीक है आज बात नहीं करना, आज मस्ती करना। तो फिर मैं काफ़ी कम लोगों से बात करता, लड़का लड़की जो भी है दोस्त है मेरे बैच में। तो मैं शुरुआत एक दोस्त था मेरा, उससे बात करने का ये किया, लड़का से शुरुआत है। फिर मैं बोला नहीं आज कोई तो भी लड़की है उससे बात करते हैं, खुद तो भी जो अल्बर्ट एलिस जैसे किस्सा करता है, फेस कर, fear को face करो। fear को face करो। और फिर Shame attacking है जिसे और फिर ऐसा था कि कुछ ना कुछ उत्तर देना है प्रश्न के। तो फिर शुरुआत में ऐसे कोई प्रोफेसर पूछते तो मैं बात ही नहीं करता था। उन्होंने पूछा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मुझे पता भी था तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वो डर था कि अंदर से कि मैं तोतला है। फिर उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करी, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं आज बोलना ही। फिर शुरुआत में एक बार मुझे अभी भी याद है कि इक्वेनल कैनल का कुछ सर पढ़ा रहे थे और मुझे बोला, तो फिर मैं उठ के इक्वेनल कैनल का कुछ भी बोला, तो फिर ऐसे पूरा क्लास हंसा था। मुझे अभी भी याद है। लेकिन उसका एक फिर अच्छा इम्पैक्ट हुआ है कि एनाटॉमी वाली मैडम थी, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला। अच्छा उसकी वजह से और कॉन्फिडेंट बढ़ा। अच्छा फिर स्कूल की कविता वाला और चालू हो गया। हाँ कविता और वाला ही चालू किया। तो इसमें ऐसे था कि हर बार दररोज और एक अच्छी हुई थी आपसे वो डायरी लिखना। मुझे आपसे लगा था कि दररोज कुछ ना कुछ नोट करना है। मैं दररोज थोड़ा थोड़ा लिखता था और फिर सोचते कि कल मुझे ये करना है, मुझे कल ये जो टॉपिक है ये पढ़ना है, मुझे आज नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा। तो खुद का एनालिसिस करता था। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मुझे इंग्लिश अच्छी से नहीं आ रही क्या, फिर मुझे बात करना अच्छे से नहीं आ रहा है क्या, उस पर काम करना है। फिर ऐसा था कि अभी तक व्हाट्सअप में इंस्टाग्राम ये सब चीज़ मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में अपने ग्रुप में ही मैसेज करना डर लगता था कि मुझे कुछ पूछना है तो मैं पूछ नहीं पाता था कुछ। फिर वो शुरुआत की कि भाई आज नॉर्मल पूछते हैं, और बाकी जैसे बच्चे जैसे बात करते हैं वैसे बात भी नहीं कर पाता था। ऐसा करते करते पढ़े, और दूसरा ये ऐसे करते करते पूरा साल भर गया, और उसमें ये था कि एनाटॉमी जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट उसमें पास हो गया और बाकी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था मैं। क्या लेकिन कॉन्फिडेंट अंदर से यही कर सकते हैं। हाँ मैंने देखा कि फेल होने के बाद भी मुझे जो याद है कि 2-4 दिन तो नाराज था, बाद में जो फिर भिड़ गया और उसको एकदम भिड़ के उसको निकाल भी दिया 6 महीने में। तो उसके बाद में फिर ऐसा 6 मंथ बैक की कोई नौबत ही नहीं आई। बीच बीच में काफी चढ़ उतार आए, हाँ। कभी पास भी हुआ कभी फेल भी हुआ, लेकिन वो मेथड समझ गया था कि हर एक चीज़ को एक टाइम लगता है। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसके वजह से मुझे टाइम लगेगा। बहुत ही सही है नितिन का जो एक्सेप्टेंस है कि मैं वो बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मैं डायरेक्ट टॉपर की लिस्ट में तो नहीं जाना। और मुझे पासिंग के लिए भी स्ट्रगल है, क्योंकि मुझे मराठी के लिए स्ट्रगल है, मुझे इंग्लिश के लिए स्ट्रगल है, मुझे पहले सेंटेंस बनाना पड़ेगा तब जाके पासिंग का मुझे सोचना है। तो ये हर एक यूथ ने है ना, अभी मेरे पास कुछ यूथ है वो बोलते कि मुझे एकदम कुछ तो भी स्पिरिचुअल में बड़ा ही करना, तो बस मुझे हिमालय जाना है। भाई हिमालय जाने से पीछे घर में 2-5 मिनट का ध्यान तो बैठता कि वो देख ले, 10 मिनट एक किताब पढ़ सकता है क्या, 1 घंटा कुछ किताब पढ़ सकते हैं, यही से शुरुआत होती है। हिमालय तो बहुत अगला पड़ा है। तो नितिन का ये रियलिटी और छोटी चीज़ें करना, ये
एक बहुत हेल्दी कंसेप्ट होता है डोपामाइन और सेरोटोनिन का बैलेंस करने, अदरवाइज इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर मैनिया, किसी सिजोफ्रेनिया, किसी में भी जा सकते हो। तो आपने फिर पूरे एमबीबीएस का डिग्री ऐसे स्ट्रगलिंग कर करके, क्योंकि मैंने देखा है आप काफ़ी जब लाइब्रेरी में बैठना चालू करते थे लास्ट कुछ महीनों में, तो काफ़ी डिवोटेडली पढ़ाई करते थे, बराबर। आपको इन दिनों में कोई फिजिकल डिसीज भी नहीं हो, कुछ भी तकलीफ नहीं। मैंने देखा छोटी सी सर्दी थी, आपने जो फर्स्ट ईयर में बताया, उसके बाद कभी आपको में कुछ लक्षण नहीं दिखा। ये भी बहुत नोटिसेबल पॉइंट है कि नितिन बिजी इतना था और खुद के स्ट्रगलिंग और खुद की स्टोरी जब पॉजिटिव बनते जाते हैं, तो उसने तो दुख रोना तो वो आश्रम स्कूल में छोड़ दिया था। दुख अगर रोना छोड़ दिया है, हमारी कंप्लेन मेरी जिंदगी ऐसी क्यों, मेरे को माँ का प्यार क्यों नहीं, मैं क्यों मिला, उसने क्यों को तो कब का हटा लिया था लाइफ में से। इसलिए तो उसको डिसीज होने का चांस ही नहीं है। मुझे जो आनंद लोग से और ऐसे ही पॉडकास्ट से मुझे हेल्प कवर करना है और यही बताना है कि जब खुद के एक पर्पस में है, उसके सामने एक उद्देश्य है, उसको एक स्माइल के लिए काम करना है, और जब वो खुद के इमोशन को इतना अलाइनमेंट कर रहा है, कितना भी फेल हो रहा है, फिर भी वो भाषा 3-3 बार पढ़ रहा है। मान लो किसी नॉर्मल जीएमसी के बच्चों को 2 घंटे पढ़ रहा है, तो इसको शायद 6 घंटे या 4 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, पर वो कर रहा है। ऐसे जब आदमी के पास पर्पस होता है, तो हमारा शरीर भी हमारे हाथ में होता है। कोई शरीर लक्षण नहीं देता है, कितनी भी कोई बीमारी हो वो भी हमारे सामने आने से डरती है। तो आपका इस तरह से पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया। और नितिन, मैंने ये देखा कि आप सोशल मीडिया, पहले तो आपको मराठी नहीं आती थी, तो मैंने देखा कि पहले आपको मराठी नहीं आती थी, मेरे साथ अपन जुड़े हुए थे। हम ये सब 22 जन की बैच थी, हम 22 लोग एक साथ रहते थे। उस समय विस्ता सॉफ्टवेयर, अतुल प्रोजेक्टर सर की कंपनी है, उसमें उनके गेस्ट रूम में हम रहते थे। यही होता है, वहीं पे ये मिला हमको। फिर तब से हमारी प्रेरणादायक जो भी मोटिवेशनल चीज़ें और ये इनके साथ शेयर करता था मैं। और हम लोग 22 लोग रहते थे, उसमें ये भी आता था। उससे उसको एक अच्छा प्यार मिला, और उसको नितिन को हमेशा प्यार बहुत मिला है, उसके में मैं बात करूंगा। पहले नितिन का ये बात करूंगा कि आपको मराठी नहीं आती थी, फिर अभी आपके मराठी में आर्टिकल एकदम बड़े बड़े आर्टिकल, ये कैसे क्या है, आप क्या प्रैक्टिस ही करते उसमें? नहीं, मुझे एक समझ में आ गया था कि कोई भी चीज़ ना बार बार करो तो तुम परफेक्ट हो जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, सबके लिए हाँ। नॉर्मल है। तो फिर ऐसा था कि शुरुआत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ में था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी काफ़ी चीज़ें सिखा देती है, काफ़ी चीज़ें तुमको कनेक्ट कर देती है। तो फिर एक्चुअली आप भी बोलते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते थे, तो फिर हमेशा कोई ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेंक देता। तो ऐसे था कि मैंने ऐसे मेरे जो मुख्याध्यापक थे उनको एक बार ऐसे मिलने का मेरे दिमाग में डाला, और मैं अमरोती में से घूम रहा था नॉर्मल, तो बैंक से सर दिखने में पहुंचा। मैं गया, मैं बोला सर क्या कर रहा है, तू क्या करते हो? मैंने इधर बोले सर ऐसे ऐसे मेरा एप्लीकेशन नंबर लग गया, ये सब चीज़ें। तो कल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं क्या है, तो मेरे को इतना कुछ ऐसे रैंडम छोड़ देता था कि मुझे ये करना है। फिर मुझे ऐसा था कि नहीं भाई, मेरे कुछ दोस्त थे वो काफ़ी फेसबुक पे अच्छा लिखते थे, स्टोरी डालते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर हर चीज़ सीखना पड़ता है। तो फिर मैंने ये किया कि इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक पे थोड़ी थोड़ी आर्टिकल्स लिखने चालू किए कि मुझे आज मैंने ये किया, वो किया, या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड। और फिर तब यहाँ पे फिर प्रेदर्श के जो एक अल्बर्ट एलिस का पुस्तक मुझे दिया था कि वो एक बार पढ़ करके, तो मैं अल्बर्ट एलिस से जो मराठी में पढ़ा मैंने, बहुत ही फेमस और बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट वाली बुक है अंजेरी जूसी वाला। और उसका वो बुक पढ़ने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि वो बंदे ने एंटिटीज खुद को रखा। म्हणजे इंडिया के काफी सारे लोग हैं, वो कुछ तो भी चीजें छुपा देंगे, है ना, प्रवचन में convert प्रवचन में कर देंगे वो। पर एक थोड़ा गांधी का बुक है कि गांधी ने जैसे के वैसे मन में जो थॉट आए थे वैसे के वैसे आत्मचरित्र में, जनरली आत्मचरित्र की बुक वैसी होती है कि हम जो जैसे जर्नी से गए वैसे के वैसे रॉ मटेरियल रख देना। अभी के यूट्यूब के पॉडकास्ट में और इसमें वो तो रॉ मटेरियल भूल ही जाएंगे अगले यूथ कि ऐसा रॉ भी जाता है, रॉ मटेरियल भी डाला जा सकता है और रहता है, एग्जिस्ट करता है। तो आप अल्बर्ट एलिस का भी सेम ऐसा ही है कि उसके पूरा रॉ मटेरियल रखा है कि उसके मन में क्या क्या थॉट आते, इवन लड़की के क्या क्या थॉट आते थे, मैंने ये देखा, मुझे ये थॉट आया, फिर मैंने ऐसा सोचा। फिर उस वो बुक में है कि मुझे रोड कभी क्रॉस ही करने नहीं आता था, हिम्मत नहीं रहती, फिर वो मन में ही इमेजिनेशन से डर आता था, फिर वो डर को मन में क्रॉस करके फिर वो रोड क्रॉस कर लिया। ऐसे ऐसे किसी भी एंजाइटी को या डर को कैसे क्रॉस करना है,
तो नितिन ने इस तरह का वो हाँ, तो उसमें का मुझे पुस्तक में से एक लाइन थी कि उसमें एक लाइन थी कि जब तक तुम खुद को परमिशन नहीं देते हो तब तक तुमको कोई नाराज नहीं कर सकती या कोई खुश नहीं कर सकती या कोई दुखी क्या नहीं कर बात सकती। है, क्या बात है। तो फिर ऐसे थे कि अभी मेरे साथ इतना सारा ये सब चीज करना हाँ ना, आपको मम्मी पापा का प्यार नहीं है, घर का कुछ नहीं, आप अकेले सब डील कर रहे हो, तो अगर आप ये रोने धोने वाली कहानी तो कभी भी बना सकते हो, पर आपने बनाई नहीं। हाँ, तो फिर लेकिन मैं भी ये ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी इमोशनल तो इमोशन के साथ कैसे खेलना है। हाँ। तो फिर मैं ऐसे था कि अभी वाइवा या फिर तो मेरा गंदा गया तो मैं वाइवा को ऐसे रखता और खुद को इधर रखता। क्या बात है। तो फिर मैं सोचता था कि मुझ पे कितना अफेक्ट करता है। तो फिर कुछ ना कुछ गलत उत्तर दिया तो गाली पड़ेगी। फिर मैं सोचता था कि मेरे मन में कितना % मैं हो रही हूँ। तो मैं हर चीज को एक जांच करके लेता हूँ। फिल्टर लेके किसी का भी बोझ नहीं लेना है कि मैं बरोबर। कुछ कर पाया नहीं कर पाया, और खुद को ही कोसना। हाँ। मैं अधिकतर पेशेंट में देखता हूँ कि खुद को अगर इंफीरियरिटी ले, खुद को ही जिम्मेदार करेंगे, खुद को कोसेंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस लॉस होगा और बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थॉट ने मुझे काफी क्लियर किया मुझे। आप सेपरेट रखते हैं, हाँ। ये फेलियर मेरा फेलियर नहीं बरोबर। है, जस्ट एक एग्जाम में नहीं है, मैं होल बरोबर। पर्सनालिटी करके कोई फेलियर नहीं हूँ। तो हमेशा फिर ऐसे रहता कोई ना दोस्त मिल जाएगा, अरे क्या कर रहा है, कैसे लोग हैं, ये कर ले वो कर ले, इतना तो आशा नहीं। अभी उसको प्रॉब्लम अपने जैसे गांव वाले लोगों को आइसक्रीम लेने के बाद में भी सोचना पड़ता है वो कौन सा आइसक्रीम कैसे लगता है। अभी पता है, अभी दो याद करे मैंने बटरस्कॉच इन्होंने नहीं आया। तो फिर उसके ऐसे समय नाम नहीं, वो इज्जत जाती है, इसलिए वो नाम याद तो कर। फिर हमेशा वो इज्जत जाती थी कि बाबा ये अरे क्या है तुम चाइनीज में पता है, मेरे दोस्त के साथ जाने के बाद में ये लगता था। फिर ऐसा था कि कितने लोगों को सीरियस लेना, कितने लोगों को नहीं लेना। तो इनका पूरा दुश्मन ले लेंगे। हाँ, तो फिर ऐसे कोई प्रोफेसर है डांट देगा, ठीक है डांट, मेरे को कोई भी मंदिर के हाँ, बचाना ही मुझे, तो फिर बचते रहूंगा। तो फिर ऐसे था कि शुरुआत में ऐसे थे किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं क्यों पास नहीं हो पा रहा हूँ, मुझ में इतनी डीलिंग क्यों नहीं कि मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे मैं इतना गरीब क्यों कि मैं कोचिंग क्लासेस नहीं लगा पा रहा हूँ। खुद की परिस्थिति में बहुत परेशान रहता था। विक्टिमाइज बना सकते हैं अपन उसको कभी भी। बरोबर। तो ये एक मुझे ऐसा रहता था कि हमेशा मैं समझ लो शुरुआत में तो ऐसा था कि जो गालियाँ सुनते हैं ना, मैं वो मेरे को कितना बुरा लगेगा, मैं जानबूझ के गलतियाँ करता था। क्या मुझे नहीं भी पता है तो उत्तर देने खुद का। को इम्यूनाइज बनाने की बरोबर, प्रैक्टिस बरोबर। करते हैं। तो फिर हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है। मुझे बाद में वो पुस्तक पढ़ने के बाद में समझ में आया कि कोई भी चीज़ करना है तो बार बार करो। तो फिर मैं प्रैक्टिस करो, सेट करो। हाँ, तो फिर ऐसा होता है कि लोग मुझे कुछ बोलते थे, अरे तू ये मत कर, वो मत कर। फिर ऐसा था कि पहले बहुत परेशान हो जाता है, ऐसे मेरे को ऐसे क्यों बोला। फिर ऐसा था कि धीरे धीरे उनके बारे में इमोशनल कम हो गए। तो फिर एक कंडीशन आ गई तो आगे वाला गाली भी देगा तो फिर मैं शांत रहूँगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं और एकदम प्यार से सुन लूँगा। लेकिन मेरे जो अंदर की इमोशन है ना कि वो नहीं लेगा। हाँ, वो नहीं लेगा। बहुत ही बढ़िया। आरईबीटी जो मैं सीखा था इसी में एबीसी नाम का मॉडल है कि एक्टिविटी इवेंट, यानी अगले वाला पोक मारना के लिए घर में या स्कूल में या कॉलेज में आपके लिए पोक मारता है एक्टिविटी इवेंट, और आपको कुछ तो भी बुरा लगता है या इनको बुरा नहीं लग रहा है, बी है, पर वो सी है, कॉन्सिक्वेंस है, किसी को बुरा लगता है किसी को बुरा नहीं लगता। तो ये हमेशा पोक करने वाले पे डिपेंड नहीं होता है, हम उसका मीनिंग क्या लगाते हैं, जो बिलीफ जिसको बीच में ए बी सी के बीच में जो बिलीफ है, वो मैंने अगर मेरे अंदर ही उसको एंट्री नहीं मारने दिया तो बिलीफ हमेशा मेरे हाथ में होता है। इसलिए हमेशा किसी सिचुएशन खराब हो गया, किसी ने डांटा तो मुझे खराबी लगता, ये सत्य नहीं है। मैं उसको प्रोसेस कैसे करता हूँ उसके अनुसार मैं, जैसे नितिन की प्रैक्टिस ने उसको बुरा ही नहीं मानना, तो खुद को इफेक्ट नहीं होने देना, तो इससे हम बहुत एवरेज वाले, बहुत इम्यूनाइज पर्सन बनते हैं, जिससे हम इमोशनली काफी स्टेबल रहते हैं। जो नितिन ने बुक काफी डीपली पढ़ा लगता है। फिर दूसरे ऐसे थे कि तो खुद को हमेशा तुम जब डाउन हो जाते हैं तो फिर ऐसे वीडियो भी खुद के पास रखना जिससे तुम्हारा मोटिवेशन बढ़े। तो फिर मैं ऐसे करता है कि जैसे मुझे पढ़ना है तो फिर उसका जो प्रोसेस है मैं एक हफ्ते पहले शुरू कर देता है कि धीरे धीरे खुद को मोटिवेशन करना है, जैसे तो इंस्पिरेशन वीडियो देखना है, धीरे धीरे मन से धीरे धीरे क्या करना है कि व्हाट्सअप बंद कर देना है, धीरे धीरे इंस्टाग्राम बंद कर देना है और धीरे धीरे फिर मोटिवेशन बढ़ाना है। तो फिर खुद के बारे में लिखना है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जैसे पॉजिटिव थॉट्स कि मुझे गोल भी देते थे, गोल भी देना है और धीरे धीरे ये चीज कम कर देनी है। अब बीच बीच में 1-2 महीने के बाद मेरे पास आते थे और मुझे पहले बता के लास्ट में जाते थे, हमेशा बताते कि मुझे इतना इतना करना है, ऐसा ऐसा करना है।
तो नितिन यानी आप उधर एक साइड में धोतरे थे, फिर एक साइड में आश्रम स्कूल, और यहाँ तक अभी आपके अल्बर्ट एलिस की इतने डीप लेवल की भी प्रैक्टिस शुरू हो गई कि आप ऐसा इतना उसको डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन करके रखते थे। जी जी। और यानी दूसरा- सोशल मीडिया का भी आपने इमोशनल रेगुलेशन करना ये एज में सीखना बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादातर यूथ लोगों का यही देखता हूँ कि वो सोशल मीडिया के बहाव में चले जाते हैं। नितिन जो बता रहा है कि मैं पूरा उसको पकड़ के रख सकता हूँ, मुझे जब चाहिए तब मैं उसको पूरा कम कर सकता हूँ। अभी तो हमने कल ही कॉमेडी किस्सा देखा कि अभी वर्चुअल ऑटिज्म भी आ गया, यानी वो मोबाइल देख देख के छोटा बच्चा भी है ना पूरा दिन भर यही रिमोट ही घुमा रहा है 24 घंटे। यहाँ तक लेवल आ गई, यानी इतना मोबाइल ओवर देख के लोगों की ओवर थिंकिंग की लेवल आ गई। तो नितिन को पहले कुछ भी नहीं था, पर एक बुक से आपने काफी घोट के पी लिया उसको। हाँ, लेकिन एक अच्छा हुआ कि मैंने वो एक्सपीरियंस भी लिया। मुझे ये बीच ऐसे टाइम में होगा कि मैं बहुत एडिक्ट हो गया था फेसबुक और ये सब चीज़ का। ऐसे आप भी मैं एडिक्ट हुआ था। फिर ऐसे था कि जो वो बैरियर वाला है ना, हाँ, हाँ, हाँ। कि फेसबुक क्यों चलाना है, हाँ। तो फिर मेरे हाथ क्यों जा रहे हैं, तो हाँ। तुम एक प्रोसेस में धीरे धीरे फिल्टर लगाना चालू किया, तो हाँ। ये एकदम से नहीं होगा कि समझ लो एकदम से तुम बोलोगे कि 100% में फेसबुक बंद कर दो, नहीं होगा। धीरे धीरे मुझे पहले 80% पर 20% कम कर दो, 60% पे जाओ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ो और फिर 100% बंद कर दो। नहीं तो हमारे जैसे कुछ लोग बोलते बस आज से पूरा बंद, नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक स्टेप में ही जाना था, क्योंकि मन को भी संस्कार करना है। तो जैसे अपन न्यूरॉन्स का भी पाथवे बनने के लिए 21 डेज लगते हैं, उस टाइप का आपने इतने जल्दी अडॉप्ट कर लिया ये चीज को। अभी भी बीच में होता है, लेकिन वो एक मेथड होता है कि धीरे धीरे चीजें समझना। मुझे तो लगता है ये सब में खुद को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। तो फिर मेरे खुद को साथ- समझना है क्या नहीं थी। मेरे से था कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, MBBS कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि मेरे गोल है ये सब चीज़ें, लेकिन साथ में मुझे क्या अच्छा लगता है, जो मुझे बहुत, जिससे मैं Personal, हाँ, मैं खुद से personal आनंद, हाँ, खुद से बहुत हंस सकूँ, या फिर ऐसे फ्रीडम महसूस करूँ, या फिर हाँ, हाँ। उसमें कुछ क्या बोलते हैं, हॉबीज बोलते हैं हाँ, ये। तो फिर ऐसा था कि मुझे एकदम प्रश्न पड़ा कि मेरे हॉबीज क्या है। मैं डॉक्टर तो मुझे वो भाई को हंसाना है, इसलिए कर लो, हाँ। मेरे को क्या करना है। क्या बात है। तो फिर पता चला कि मुझे घूमना काफ़ी पसंद है और लोगों से मिलना पसंद है। और फिर ऐसे था कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे करना है, और साथ में मेरा पढ़ाई भी। तो फिर मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ कि 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठेंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे, तो इंसान हो, मस्जिद नहीं है। तो उसमें का जो आधा पार्ट था, तो मैं यूट्यूबर में कुछ ब्लॉगर है, या फिर कोई NGO में अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर अपने जैसे साउदी सर का प्रोग्राम होता था, आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, ऐसे सोशल स्पेस में मुझे रहना, लोगों से बात करना, लोगों की हेल्प करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप काफी घूमे इसके लिए। जी जी। मेरे पास कभी कभी बच्चे आते हैं तो बोलते कि पढ़ाई के साथ मुझे नहीं ये भी नहीं, मुझे ट्रैवलिंग भी करना है, ट्रैवलिंग भी मेरा है। तो मैं उसको पूछता हूँ कि यूट्यूब कब से देख रहा है, ये गोल कब से बना। तो ज़्यादातर लोगों का यूट्यूब के बाद ट्रैवलिंग मतलब, पर नितिन का ट्रैवलिंग यूट्यूब वाला ट्रैवलिंग नहीं है। नितिन जिस जगह पे घुमा है वो कुछ ना कुछ हर समय वो प्रेरणा लेके आया है। और नितिन का घूमना आप लोग देखना तो उसका फेसबुक प्रोफाइल देखो, वो आसाम के तेजपुर से लेके ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक बहुत जगह घूमा है। और नितिन की घूमने की अभी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इसकी पहचान है। और बहुत सारे NGO के लोगों से मिला है, तरह तरह के लोगों से मिला है। और भी अच्छी बात, और भी डीपली बात बताता हूँ कि फाइनल ईयर तक अभी नितिन को मेडिकल ऑफिसर करके फर्स्ट टाइम पेमेंट मिला है। उसके पहले नितिन आई थी पूरा जर्नी जनरल से गई थी, पूरा जनरल से गए आसाम के तेजपुर तक, पूरा जनरल। हाँ, कहीं पे कुछ रिजर्वेशन मिला तो हाँ, मिला। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में राजस्थान में मिल जाता है उधर, सस्ते में रिजर्वेशन मिल जाता है, और मिलता भी है उधर। और कुछ चीजें आपने जनरल में भी की है, तो यानी आपको ये वास्तविकता भी पता है कि अपन इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। एक अच्छा था कि बुक पढ़ा था मैंने, और फिर ऐसे था कि जब मैं पढ़ता था तो हम्म। बहुत बार फेल भी होता था, लेकिन बात ऐसी थी कि साथ में मुझे ये शौक भी करना है, मुझे घूमना है, मुझे NGOs के वर्कशॉप में जाना है, मुझे लोगों से मिलना है, या
फिर कोई भी एनजीओ में कुछ काम करना है या फिर कुछ सीखना है। मैं बहुत बड़ा आपने देखा होगा, मैं आनंद लोक में भी बहुत बार आया हूँ। तो फिर ऐसा था कि मेरा ऐसे फिक्स था कि जब पढ़ाई है और उसके बाद में ये होगा। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाता था और उसके बाद में एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले तक मैंने वो प्रेड रख दिया था कि मुझे घूमना है। हाँ हाँ फिर काफ़ी सारे लोग बोलते थे, अरे क्यों टाइम पास कर रहा है, क्यों घूम रहा है तू, या फिर यहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है। पास होने के बाद लोग बोलने वाले बंद हो गए पहले बोलते थे। पहले फिर वो हमेशा फिर उनके ऐसे रहते थे, कोई ये पढ़ाई नहीं करता है, घूमते रहता है, ये सब चीज़ें। फिर मेरा ऐसे रहता है कि पैसे हो या ना हो बैग भरना है, ये सब चीज़। और फिर ऐसे था कि काफ़ी सारे एनजीओज का काफ़ी अच्छा काम है। तो फिर ऐसे बैग पकड़ता था, कोई यूथ कैंप है मतलब महाराष्ट्र के लगभग जो भी जितने भी यूथ कैंप है, सेवांकुर लेके जितने भी है, सब तो हर जगह यूथ कैंप में जाके आया हूँ। फिर ऐसे था कि कुछ ना कुछ चीज़ें करना है। तो फिर धीरे धीरे मेलघाट के जितने भी पेशेंट आते थे जीएमसी में, सबको जितना मदद करे वो करता था। अरे नितिन कंटिन्यूसली तो वाइब्रेंट रहा है। जी। आयुर्वेद में हम इसको शुक्र सारवान पुरुष बोलते हैं। रियल शुक्र की ये निशानियां है कि कंटिन्यूसली वाइब्रेंट रहे, कुछ ना कुछ। जैसे एग्जाम हो गई ये शेड्यूल, फिर आने के बाद ये शेड्यूल, तो ऐसा कंटिन्यूसली। क्योंकि मैंने आपका घूमने का देखा है, यानी किसी को भी डाउट आ जाएगा आपका घूमने के लिए कि बच्चा काफी घूमता है कि क्या, पर अभी तो आप प्रूव हो गए, घूमते भी हो, ये सब भी कर लिया आपने सब। सो नाइस। और इसके साथ कुछ बताना है आपको? तो फिर ऐसे था कि मैं घूमना क्यों है ये पता नहीं था, लेकिन घूमने से मुझे खुशी मिलती थी और अच्छे लोगों की आदत लग गई मुझे। तो फिर अतुल सर हो, प्रशांत को हो, ये सब चीज़, तो ये लोगों से मिलना और घूमना शुरू हो गया। आप लोगों से तो आप भी जानते हो, थोड़ा थोड़ा आयुर्वेदिक भी सीख गया बीच में। तो आप काफी सीखे इस सब लोगों से। बरोबर। और फिर ऐसे एक इंसिडेंट था कि म्हणजे आसाम अभी तो काफ़ी महाराष्ट्र के म्हणजे हर क्षेत्र में कोई ना कोई मेरा दोस्त है। क्या बात। म्हणजे पिछली बार मैं मुंबई गया तो मुंबई के जो ये थे एक फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मस्त बिठा के मुझे पूरा फिल्म कैसे शूट होता है वो सब चीज़ क्या बताया। बात है। और ऐसे था कि मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, तो अरुणाचल प्रदेश घूमने गया और उधर जो राज्यपाल रहता है गवर्नर, उसके घर पे समोसा खा क्या गया। बात है, क्या बात है। और ऐसे थे कि तेजपुर के जो है सुप्रिटेंडेंट उनसे मिला। फिर वहाँ पर एक परिवर्तन ट्रस्ट करके है जो नीरज मुझे घर के वो भी काम करते थे, उनसे मिला। तो कालाहांडी गया, जो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पर कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, मेलघाट में कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं। अब उसके बाद में नागपुर में कुछ जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ नाता रहा है। और हर क्षेत्र में कोई नाटक वाला हो, कोई ये वाला रहे, कोई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग मिले और अलग अलग क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैं मेरे राय दे सकता हूँ। क्या बात है। तो ये चक्कर में आपने डिप्रेशन के लिए कुछ स्कोप ही नहीं रखा, रोना धोना के लिए कुछ स्कोप ही नहीं रखा? नहीं, बीच बीच में रोना लगा तो रो लेता था, लेकिन कुछ पता है रोना भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। क्योंकि वो निगलेक्ट नहीं होता, Catharsis लेकिन एक प्रोसेस है कि तुम Right. उसके कम कर सकते हो, हाँ। उससे बाहर निकलना है और तुमको काम करना है खुद पे। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद पूरा जीएमसी इंटर्नशिप होने के बाद आपने यही चॉइस किया कि मैं जिस गांव से आया हूँ उसी क्षेत्र में आपने एक मेडिकल सेवा, एक साल की मेडिकल सेवा आपने दी है। तो कहाँ ज्वाइन हुए उसके बाद में? आप पूरे एमबीबीएस बनने के बाद आप कहाँ ज्वाइन हुए, क्या किस तरह का काम का वो रहा आपका? एक्चुअली मैं एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में मेलघाट में एक ग्रामीण रुग्णालय चुनने करके, तो वहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर पे ज्वाइन हुआ। शुरुआत में ऐसे रहता है कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तुमको सिस्टम को समझना पड़ता है। और फिर ऐसे हुआ कि शुरुआत अच्छा चल रहा था, और फिर अलग अलग पेशेंट आते रहे, स्नेक्स बाइट, उसके बाद में डिलीवरीज, उसके बाद में पॉइजनिंग, ये अलग अलग केसेस मुझे आते रहते जो नॉर्मल हॉस्पिटल में आते हैं। और दूसरा मुझे एक चीज़ ये थी कि मैं वहाँ का लोकल हूँ और मुझे सभी लैंग्वेज आती है। तो फिर जैसे कोई कोरकू ट्राइबल है तो मैं कोरकू में बात करूँगा, गोंड ट्राइबल है गोंड में बात करूँगा, वहाँ की जो बलई है तो बलई में बात करूँगा, जो गवली है तो मराठी में बात करूँगा, कुछ मध्य प्रदेश से आए तो हिंदी में बात करूँगा। तो वो लैंग्वेज का काफ़ी मुझे ये रहा, और हर एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये अपना है। और मेलघाट की एक दिक्कत होता है कि वहाँ पर कुपोषण
उसके बाद अंधश्रद्धा का काफ़ी प्रकोप है। तो और उसके बाद में ऐसा था कि जब तक मेरी अभी तक इतनी समझ पड़ी है कि आप जो ये है समाज है उसमें तुमको मिलना पड़ेगा, उनसे बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, तब वो तुम्हारा होगा, तब अपनापन में। बहुत सारे हमारे स्नेक बाइट वाले जो आते थे वो बाबा भूमिका लेके आते थे, अच्छा। तो उनको उतना रिस्पेक्ट देना कि भाई तुम तुम्हारा करो लेकिन साथ में एक इलाज भी करो। क्यों? पहले पीढ़ी के डॉक्टर तो उनको पहले गाली मार देते हाँ। और आपने ऐसा नहीं किया। हाँ, तो गाली देने से क्या होता है कि अगली बार पेशेंट जब तक सीरियस नहीं होगा तो तब वो लाएंगे लाएगा नहीं। नहीं, नॉन पॉइजन होगा तो ठीक हो जाएगा, वो अपना क्रेडिट ले लेगा। राइट, लेकिन ये जो फिर है आप ज्यादा ही साइंस वालों करके फिर आपके पास लाएंगे ही लाएगा नहीं। ही नहीं। तो बहुत बार ऐसे रहते थे कि वो कुछ और कुछ कुछ चीज़ें मैं खुद समझ ऑलरेडी वहाँ का रहने वाले मुझे पता है कि कुछ ही नहीं रहता है, लेकिन जो मानसिक कुछ भी चाहिए लोगों को तो वो सब मिलता है। जो श्रद्धा बोलते हैं तो लोग देव में ढूंढते हैं, वो बाबा में ढूंढते हैं शायद। आपने अलग तरीके से समझ लिया इस विषय को, बहुत ही बढ़िया। और आपके कुछ इंटरेस्टिंग अनुभव वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की डिलीवरी भी करना भी एक डिलीवरी होना भी एक अलग रहता है, स्नेक बाइट भी ऐसे एरिया में काफ़ी रहते, तो आपका क्या अनुभव है ये सब चीज़ों में? एक्चुअली अनुभव तो काफ़ी अलग अलग रहा है, और हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया। बहुत बार मैं इमोशनल भी हुआ हूँ, और ऐसे कि हमारा जो उधर है चुनने के उस साइड में, तो वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। आज भी कुछ कुछ जगह में लाइट नहीं पहुँची है। वहाँ के लोग काफ़ी प्योर है एकदम, मुझे ऐसे वो मन को लगने वाला है। तो जब मैं उनको ये ठीक करता हूँ और उसके बाद में वो या वो अलग बन जाए, तो शायद वो जो 11th में जो आजी की खुशी जो ढूंढा था, तो आज भी वो खुशी के लिए उधर ही काम कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वो तो हमने भी देखे हैं, हम कुरखेड़ा से जैसे जैसे नागपुर की तरफ आते हैं तो प्रोफेशनलिज्म ये सब बढ़ जाता है, व्यवहार की बातें सब बढ़ जाती है, और जैसे जैसे डीप में जाते हैं तो वो कम होने लगते हैं, उनको उतनी सेल्फिशनेस कम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा। और कुछ आप बात करना चाहेंगे? मैं तो ये यही बोलूँगा कि चीज़ें ये फिक्स नहीं रहती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो खुद के इमोशन को समझो कि मुझे तुमको एग्जैक्ट क्या करना है, तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है कि हाँ। और दूसरा ऐसी चीज़ कि तुमको जो खुशी मिलती है वो चीज़ करो। और हर चीज़ को एक टाइम लगता है कि आपने बोला कि इतना टाइम लगेगा और तुमको अभी करना है, तो नहीं होगा, तुम गलत सलाह दे रहे हो। खुद को गलत सलाह दे रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है खुद का दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, यानी खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, खुद को कोसना नहीं है, खुद को ऐसा दबोचना नहीं है, खुद के साथ दोस्ती करके अपने इनर चाइल्ड को समझ के उसको ट्रीट करना है। बहुत बार ऐसे भी होता है ना, तुम गलत होते हो तो तुम कब तक खुद को कोसोगे, इससे जब खुद को माफ करो और क्या अच्छा कर सकते हो। क्या आप ये सब हीलिंग के टिप्स दे रहे हैं, सेल्फ हील कैसे कर सकते हो। और इसके साथ नितिन बता रहा था कि उसने अभी एग्जाम दे रहा है नितिन पीजी की फर्स्ट अटेम्प्ट में, और नितिन ने ये मान लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट तक मेरी गाड़ी इतने ऊपर नहीं जाएगी, मैं सेकंड अटेम्प्ट तक कर लियो। इतनी प्रैक्टिकलिटी और इतना खुद का इनर चाइल्ड को उसने दबाया नहीं है, इनर चाइल्ड को बोला है कि अपन इस स्पीड से चलेंगे तो अपन हो जाएंगे। इतना एक्सेप्टेंस और इतना कैलकुलेशन भी है कि परफेक्शनिज्म नहीं है, क्या बोलते हैं कैजुअलिटी, और कैजुअली खुद को लेना और इस तरह से जाना, ये आपकी फिलोसॉफी में भी आ गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी रहा आप अचीव कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि खुद को समझो और मेहनत कहाँ करना है, कितना करना है और क्यों करना है। तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता है कि क्यों कर रहे हैं अपन। मुझे कुछ तो दिखावा आपके लिए मेरा बैंक बैलेंस इतना आ जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, या फिर नहीं मेरी पिताजी की इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक है, इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे भी कुछ जो डॉक्टर देखे कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर ही खत्म हो गए, मुझे उनको डॉक्टर ही नहीं बनना था, कोई तो भी अंडर प्रेशर में आए कि अभी डॉक्टर का चलन चला है इसलिए डॉक्टर बनना है। तो मुझे यही लगता है कि खुद को समझो, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी है और पर्सनल है, और खुश रहना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि कोई भी सिचुएशन हो और तुम खुश रहोगे और तुम्हारा पब्लिक हो, तुम खुद को एक्सप्लोर करोगे तो तुमको समझेगा कि किस चीज़ पे तुमको काम करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ,
मुझे दरवाजे खुलते रह गए और मैं एक एक पैर मुझे ऐसा अचीव करने कोई गए पूरा डिजाइन नहीं था आपका कि बस ये नहीं, माउंटेन पे जाना है, बराबर। हिमालय पे जाना है, ऐसा नहीं। आप एक एक दरवाजा खोलते थे तो अगला दरवाजा खुलता था, जो खुलता है। अल्केमिस्ट बुक जैसे बराबर। बताती है। अभी मुझे खुद को भी कभी-कभी मैं खुद को एनालाइज करता हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं इतने लोगों को जानता हूँ, लोग मेरे को इतने लोग जानते जानते हैं। और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेडिकल ऑफिसर हमारे गांव में काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। Right. तो मेरे पिताजी भी आज सीना थान के घूमते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है। बढ़िया। तो खुद के आनंद की बात की है नितिन ने लास्ट में कि खुद की खुशी के लिए करना है। हमारा भी ऑब्जेक्टिव पॉडकास्ट के पीछे यही है और आनंदों के नाम भी उसी के पीछे रखा है। तो यही इस तरह के पॉडकास्ट आते रहेंगे और आपको किसी को भी इस रिलेटेड कंसल्ट करना हो, कोई डिप्रेशन एंजाइटी से जा रहा हो, सैडनेस से जा रहा हो, कोई भी यूथ में कुछ करियर रिलेटेड या स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल खोज हो, जिसकी खुद की खुशी की खोज हो, खुद की खोज हो, इस रिलेटेड कोई भी हो, तो मैं कुछ सेशन भी लेते रहता हूँ, तो पॉडकास्ट भी चलता रहेगा या आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद।